बेरोज़गारों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और हमारे सभी सब्सक्राइबर ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर डीवी में क्या क्या ले जाना है और ये सब चीज़ें जो आप डीईओ के बारे में बता सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो मैं ये वीडियो लेकर आपके लिए आ चुका हूँ। तो देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम आज क्या क्या चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका जो डीवी है, डीवी में क्या क्या लगेगा, डीवी में आपका क्या क्या ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि आपका जो रैंक है उसके हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं, रैंक के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं, ये दो चीज़ देखेंगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि डीईओ का जो मतलब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसका जो जॉब प्रोफाइल यानी कि जो काम है, क्या काम करना रहता है डीईओ को, ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होगी। ठीक है, पोस्टिंग आपकी किस जगह होगी, कि कहाँ पे आप बैठेंगे, कहाँ पे आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि इसकी जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी कैलकुलेशन, ये हम आपका आप बताएंगे इसको आपको कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, छठवां है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो ऑफिस टाइम है, मतलब आपका जो काम करने का समय है वो कितना रहता है। ठीक है, वर्क जो ऑफिस टाइम रहता है ये कब से कब तक रहता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें ग्रोथ कितना है, मतलब ये जो जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें करियर ग्रोथ कितना है, मतलब आप कहाँ तक जाएंगे, आपकी सैलरी कहाँ तक जाएगी, कैसा लाइफ है, कैसा आपको मतलब आप जो जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उस पे आप कितने स्टेबल रहेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वही जो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस है, वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब कि होता है कि काम ही सब कुछ है या जीवन में कुछ है ही नहीं उसके अलावा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें आपको कितने मतलब छुट्टियां या ये सारी चीज़ें आपको एक साल में मिलेंगी, जिसका आपको फिर इन छुट्टियों का आगे क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारा का सारा इस वीडियो में है बिल्कुल इसी तरह से। तो हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, तो वीडियो के को पूरा अंत तक देखना है, स्किप करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखना है कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस डीवी में क्या क्या ले जाना है, तो डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपका डीवी में लगने वाला है वो है आपका मार्कशीट। ठीक है, तो सबसे पहले आप मार्कशीट रख लेंगे। इसके लिए आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कॉलेज का जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, कंप्यूटर पढ़े हैं आप, उसका जो प्रमाण है वो जो नोटिफिकेशन में जैसा कि उसमें दिया गया है वो आप बताएंगे। आपके पास जो डिग्री है पीजीडीसीए या फिर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड डीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस जो भी है, आप उसमें ये चीज़ बताएंगे। दूसरा चीज़ आपको जो वहाँ जमा करना है वो दिखाना है आधार कार्ड आपका। ठीक है, आधार कार्ड पहचान के तौर पे। तीसरी चीज़ है आपका फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो के अलावा चौथी चीज़ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है इसकी जांच होगी, क्योंकि आपने सही तरीके से पोस्टिंग पाई है, जो रिज़ल्ट में आप पता चला दूसरी कैटेगरी में सिलेक्शन ले रहे हैं और आपका वो सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आपको आपका जो भर्ती है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो लगती है वो है एक 10 रुपये का एफिडेविट लगता है। ठीक है, एफिडेविट लगेगा। ये 10 रुपये का एफिडेविट किस चीज़ के लिए लगेगा कि अगर आपका मान लीजिए 10 रुपये के स्टाम्प में मतलब एफिडेविट लगेगा, ये आपका जैसे नाम में कुछ चेंज है, जैसे आपके नाम के बीच में कुमार आ गया या फिर और कुछ आपने चेंज किया हुआ है जो आपके मार्कशीट से मैच नहीं खाता है, तो उसमें आपको ये चीज़ एक जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये डीवी में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो इतना ही है, इतना जितना मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है जो प्रीवियसली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ आप तैयार रखेंगे डीवी से पहले। ठीक है, चलिए फिर दूसरा आपका जो टॉपिक था वो देखते हैं कि रैंक के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी क्या। अगर आपका रैंक मान लीजिए
टॉप 10 में है तो टॉप 10 में है तो आपको क्या अपने हिसाब से जगह चुनने मिलेगा कि आप अपने ज़िले में ले लीजिए, अपने जगह में ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये जो पोस्टिंग होगी वो रैंडम होगी, ठीक है, पोस्टिंग जो आपकी होगी वो रैंडम रहेगी। और आपका जो, हाँ लेकिन एक चीज़ है कि ये जो रैंक का फ़ायदा है, रैंक का फ़ायदा है वो आपको मिलेगा प्रमोशन में, ठीक है। अगर जितना अच्छा आपका रैंक है, आपका प्रमोशन में उतना ही बेनिफिट है, तो वहाँ पे जाके आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि डीईओ का काम क्या है, ठीक है। डीईओ का आपका मतलब काम क्या, काम करना रहता है, ठीक है। तो डीईओ का काम जो है, तो सबसे पहले इसको तो समझिए कि डीईओ जो है वो जेई के अंडर में होता है, ठीक है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो जूनियर इंजीनियर के अंडर में होता है। जूनियर इंजीनियर के अंडर में इसका काम जो होता है वो होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना और रिकॉर्ड एंट्री करना, ठीक है। तो रिकॉर्ड एंट्री और मेंटेनेंस ये इसका काम रहता है। इसके अलावा बिल सुधारना, जैसा आपका जेई आपको बोलेगा उस हिसाब से आप चीज़ों को करेंगे, तो जैसे बिल को सुधारना हो गया। इसके अलावा ऑफिस, जिस ऑफिस में आप कार्यरत हैं वहाँ का पूरा जो रिकॉर्ड है वो आप संभालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन को ले जाके बैंक में जमा करना होगा, बैंक में जमा करके पूरा रिकॉर्ड लेना होगा, रिकॉर्ड लेंगे, रिकॉर्ड लेके उसको फिर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका ये सब काम डेटा एंट्री ऑपरेटर करता है, ठीक है, जेई के निर्देशानुसार या अपने सीनियर अधिकारी के निर्देशानुसार, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑफिस का टाइम कितना रहेगा, मतलब जो ऑफिस टाइम आपका कितने बजे से कितने बजे है। तो ऑफिस का टाइम जो हमारे अधिकारी जी ने बताया, उनका जो कहना है कि आपको जो मेन आपका जो टाइम रहता है वो रहता है 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे, ये आपका बेसिक टाइम रहता है, इसके हिसाब से आपको। लेकिन फिर वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो आपके जेई हैं या आपके एचओडी हैं या आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके हिसाब से ये टाइम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि फ़िक्स टाइम पे आए और अपना निकल लिए फ़िक्स टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके हिसाब से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 10 बजे बुलाएं, आपको 6:30 बजे छोड़े या 6 बजे छोड़े, तो ये उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि एकदम इसका एक निश्चित समय है जिस पे आपको एंट्री और एग्ज़िट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो है, जो सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है वो है करियर ग्रोथ, ठीक है। सब कोई भी जॉब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उसमें कितना करियर है, उस जॉब में आप कितने सिक्योर हैं, आपका लाइफ, आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है, ठीक है। तो करियर ग्रोथ आप सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छा है, मतलब कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर में जिस हिसाब से ये बाकी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट से कंपेयर करेंगे, तो CSPHCL या PDCL जो भी है, इसमें आपका जो स्कोप है वो काफ़ी बहुत अच्छा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप आपको ये देता है फ्यूचर का। इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप 3 साल का अभी जो सब, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि 3 साल की परिवीक्षा अवधि होगी, ठीक है। परिवीक्षा अवधि मतलब देखिए, जैसे आपका ये देखिए यहाँ आपका नोटिफिकेशन में ही दे दिया था कि 3 साल तक आपका परिवीक्षा अवधि पे आप रहेंगे, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करके। आपका जो पे मैट्रिक्स होगा वो S4 होगा। यहाँ पे सैलरी भी आपकी दी गई है, ठीक है। लेकिन ये सैलरी ऐसी नहीं होगी, इस पर बहुत सारी चीज़ें और होगी, आगे हम बात करेंगे वीडियो में। तो ये जो है परिवीक्षा अवधि होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 साल का जो है ये परिवीक्षा अवधि होगी। इसके बाद फिर आगे आप 3 साल के बाद 2 साल बाद जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा भर्ती का, मतलब आपके पोस्टिंग का, तो 2 साल बाद आपको बना दिया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3। अभी आपका पे मैट्रिक्स S4 चल रहा था, अब यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो S5 हो जाएगा। आपका जो बेसिक पे अभी 19,000 है वो आपका बेसिक पे हो जाएगा 23,900 प्लस, ठीक है। तो ये कितने साल की बात है? 2 साल बाद की बात है। उसके फिर आप 4 साल बाद देखेंगे तो उसके फिर 4 साल बाद आपको बना दिया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2। यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स फिर से चेंज होके S6 हो जाएगा। S6 हो जाएगा, आपकी सैलरी 27,000
प्लस आपका बेसिक सैलरी बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 9-10 साल में आप ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके फिर से 9 साल बाद, इसके 9 साल बाद मतलब आपके ज्वाइनिंग से 18 साल बाद आप बन जाएंगे एओ, और उसके बाद आप बन जाएंगे एसओ। तो ये एक रीजन का एक प्रमुख अधिकारी होता है सो, तो आपका एक बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। ठीक है, मतलब इसका पे लेवल भी आपका लाख से ऊपर पहुंच ही जाएगा वहाँ के जाते तक, तो बहुत अच्छी सैलरी आपकी बन जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो ये बहुत अच्छा आपका करियर ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस मतलब काम का कितना लोड रहेगा, ठीक है, काम का कितना प्रेशर है आपका, ये सारी चीज़ें इसमें। तो जो इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी, जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है और जिनसे हमने बात की है, तो उन्होंने बताया कि उनका अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स से। ठीक है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, तो ये आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने बोला है शुरू में, देखिए शुरू में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगेगा, आपके अधिकारियों से आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, आपको समय लगेगा, स्पेशली आपको जूनियर इंजीनियर से आपका जो कम्युनिकेशन है, रिलेशन है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक बार ये चीज़ हो जाती है, एक दूसरे को समझ जाते हैं, 1 आध साल का आपको टाइम देना पड़ेगा काम को समझने में, आपका जो भी जितनी सारी चीज़ें आपको करनी है वहाँ जाके, ये सब चीज़ों को समझ के फिर आपका जो एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो बहुत बेहतर आपको महसूस होगी। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी आपको। तो छुट्टियों के बारे में देखें तो आपको 1 साल की बात अगर हम करें, 1 साल में, तो 1 साल में आपको सबसे पहले तो दिया जाएगा कि 13 जो छुट्टी है वो आकस्मिक छुट्टी है। ठीक है, 13 आकस्मिक छुट्टी आपको दी जाएगी 1 साल में। फिर आपको दिया जाएगा 3 ऐच्छिक अवकाश 1 साल में। अब ये दोनों जो अवकाश है ये 1 साल में आपको यूज़ कर लेने हैं, नहीं यूज़ करेंगे तो ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद आपको 20 जो है वो अर्ध दिवस मिलता है, मतलब हाफ डे। ठीक है, तो इसमें आप इसको चाहे तो इसको फुल डे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 अर्ध दिवस हो गया, फुल डे करेंगे तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। इसके अलावा आपको हर 6 माह में 15 छुट्टियां दी जाएंगी, ये अर्जित अवकाश है। ठीक है, हर 6 माह में 15 छुट्टियां, ये अर्जित अवकाश है। ये दोनों आपके खाते में जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप नई छुट्टी लेते हैं तो ये आपके खाते में जुड़ जाएंगे, इस पे आपको आगे चल के फिर सैलरी या पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे दर्शकगण हैं उनका जो डिमांड है कि वो हम उस बारे में चर्चा करें, वो है सैलरी, इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं हम। देखिए, इसमें आपको नोटिफिकेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको पे मैट्रिक्स आपका S4 होगा, और आपकी जो बेसिक सैलरी है पहले साल 19,800 का 70%, दूसरे साल उसका 80% और तीसरे साल उसका 90% होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से, और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है कि मूल वेतन पर जो बाकी भत्ते हैं वो नियमित सेवक की तरह प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब बाकी और आपको जो भत्ते हैं वो रेगुलर एम्प्लॉय की तरह आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका सैलरी कैलकुलेशन एक बार हम कर लेते हैं यहाँ पे, जो इन हैंड सैलरी होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपका, मैं फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, 19,800 आपका बेसिक पे है, इसका 70%। ठीक, 19,800 का 70% ये आपका बेसिक सैलरी हो गया, तो ये करीब आता है 13,860 रुपये। ठीक है, ये आपका पहली चीज़ दिमाग में रखिए। इसके बाद आपको जो बेसिक सैलरी है उसका 34% डीए मिलेगा। अभी फ़िलहाल वर्तमान में 34% आपका डीए मिलेगा। और डीए की बात करें तो ये हर 6 महीने में 3% बढ़ता है। हर 6 महीने में आपको डीए 3% बढ़ जाएगा। तो आपका जो सैलरी है 19,800, उसका 34% डीए हो गया। इसके अलावा आपका 9% एचआरए मिलता है, 9% आपका मिलता है एचआरए, और 825 रुपये आपका व्हीकल का मिलता है। ठीक है, आपका जो भी व्हीकल का जो पैसा आपको मिलता है ये, तो 825 रुपये हो गया। और ये दोनों
आपका जो बेसिक सैलरी है 19,800, उसका अब 34 और 9 मिला के आपका हो गया 43%। ठीक, जो 19,800 का 43%, तो ये आपका 19,800 का 43% मिल के आपका हो जाता है लगभग 8,170 रुपये। ठीक है, तो आपका जो इस तरह से इन हैंड सैलरी बनता है, ठीक है, इन हैंड सैलरी नहीं बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे आपका जो एक तरह से सैलरी बनता है, सैलरी होगा वो होगा, देखिए 13,800 रुपये, 860 रुपये आपका जो 70% था वो 8,170 रुपये यहाँ पे आपका जो DA HRA बनाइए, 825 रुपये आपका जो व्हीकल मिला, ये व्हीकल हो गया, ये DA HRA हो गया, है ना, ये बेसिक हो गया, बेसिक सैलरी। तो इस तरह से आपका जो टोटल सैलरी बनता है लगभग आपका बनता है 22,855 रुपये। ठीक है, लेकिन इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें आपका 10% NPS में, मतलब जो पेंशन है उसका, उसमें कट जाएगा। तो 10% अगर हम काट दें तो उसके बाद, इसको काटने के बाद आपका जो इन हैंड सैलरी आपकी जो बनती है वो बनती है 20,500 रुपये। ठीक है, तो ये ही आपका इन हैंड सैलरी बनेगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में, जब आप इतना पाएंगे। इसके अलावा हर 6 महीने में आपकी सैलरी में 3% इंक्रीमेंट, हर साल में, सॉरी, हर 6 महीने में आपका 2 इंक्रीमेंट होगा। 2 इंक्रीमेंट होगा तो 600 रुपये सैलरी हर 6 महीने में बढ़ेगी, मतलब साल में 1,200 रुपये सैलरी ऐसी बढ़ेगी, मान के चलिए। ठीक है, फिर आपका DA हर 6 महीने में बढ़ ही रहा है, ठीक है, 3%, तो उसका पैसा आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपका अभी जिनसे हमने बात की है वो पिछले पे मैट्रिक्स के हिसाब से जो पिछला सिलेक्शन लिए हैं, उनका अभी 4था साल चल रहा है, उनकी जो सैलरी बनती है वो 31,000 के आसपास बनती है। अभी वो 4थे साल में है, समझ लीजिए, है ना, 4th ईयर में है। तो इस तरह से उनकी सैलरी बनती है, तो आप इसके अपने हिसाब से कैलकुलेशन इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये लगभग सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में कवर कर ली हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप देख रहे हैं कि अभी तक आपने जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, हमने सभी का आंसर दिया हुआ है, और हम जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाते हैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके, तो उस हिसाब से आप हमको सपोर्ट करना चाहिए आपको। तो सपोर्ट के लिए भाई सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि आगे आने वाले जो अपडेट्स हैं, पोस्टिंग होने के बाद, DV के बाद, ये सारी चीज़ें तो हम आपको समय समय पर उसको उपलब्ध कराते रहेंगे, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।